हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज का जो ये सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी PGT का 2011 का पेपर। जैसा कि हमने आपसे बोला है कि हम इसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर कराएंगे, जिसमें कि MCQ एंड PYQ मिक्स रहेंगे, जो कि टोटल ज्योग्राफी से ही संबंधित रहेंगे। तो जिसमें हमने TGT के पेपर सभी सॉल्व कर लिए थे एंड अभी जो सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं यूपी PGT का है, जिसमें हमने PGT का 2021 का पेपर जो हुआ था, 2016 का एवं 2013 में जो पेपर हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे 2011 का पेपर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप GS दिवाकर सर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर कि आपको सभी कोर्स एंड बैचेस आसानी से मिल जाएंगे, जिस PDF फॉर्म में तथा वीडियो लेक्चर्स सभी एक साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है? लकड़ी काटने में, मछली पकड़ने में, या फिर शिकार करना, या फिर दुग्ध उत्पादन करना। तो इनका जो न्यू फाउंडलैंड है उसकी जनसंख्या ज़्यादातर किस में लगी हुई है? मछली पकड़ना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है पूर्वी तट के साथ साथ हैट्रस अंतरीप से ग्रांड वैन तक बहती है। कहाँ से बहती है ये? हैट्रस अंतरीप है वहाँ से लेकर के ग्रांड वैन तक ये बहती है और USA के पूर्वी तटीय भाग में तापमान को बढ़ा देती है। कहाँ पे बढ़ाती है तापमान को? USA के पूर्वी तटीय भाग में तापमान को बढ़ाती है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी धारा इससे मिलती है। क्या मिलती है? न्यू फाउंडलैंड के पास में लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है, जो कि यहाँ पे मिलती है, जिससे धुंध व कोहरा बन जाता है। क्या बन जाता है? धुंध बन जाता है, कोहरा बन जाता है। जो ये क्षेत्र बनता है वो क्या होता है? मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र बनता है। तापमान यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है मछलियों के लिए। तो जहाँ पे क्या मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन प्लैंकटन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यहाँ मछलियाँ पकड़ने के काम में अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। जब मछलियों के लिए खाना उत्पादन हो रहा है वहाँ पे, तो इंसानों के लिए भी होगा, क्योंकि इंसान मछली खा रहे हैं वहाँ के। तो दोनों का ही काम आसानी से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मिट्टी का अपरदन हो रहा है, बनी आग हो रहा है, या फिर बाढ़ें हैं, या फिर अधिक गिरना है। तो जो वन आग हो रहा है, आपका वन में आग लग रही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके कारण सबसे ज़्यादा वन संसाधन घट रहे हैं। वर्तमान समय वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो निभाती है बनी आग। देश में उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग जाने से वहाँ के वन क्षेत्र राख में बदल गए। किस में बदल गए? जो उत्तराखंड के जंगल थे उसमें आग लगी, क्षेत्र किस में बदल गए? राख में बदल गए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी बनी आग की समस्या अक्सर बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन एकत्रित करना कौन सी क्रियाओं में आती हैं? ये कौन सी क्रियाएं कौन सी जनजाति करती है? इसमें क्वेश्चन ये अधूरा है, पर चलो कोई बात नहीं, नीचे तो जनजाति ही दी गई है। तो मलेशिया के सेमांग हैं, पूर्वी अफ्रीका के मसाई हैं, या फिर मध्य एशिया के खिरगीज हैं। तो जो मलेशिया के सेमांग हैं ये क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, और इनके साथ में क्या करते हैं? भोजन का एकत्रण करते हैं। भोजन एकत्र करना, मछली पकड़ना एवं शिकार करने की क्रिया मलेशिया के सेमांग द्वारा की जाती है। ये विषुवत-रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड, कहाँ पर? ये दक्षिणी थाईलैंड और मलेशिया की पहाड़ियों में निवास करते हैं जो सेमांग लोग होते हैं। सेमांग लोग मुख्यतः कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी भोजन में कमी आने पर उन्हें मछली पकड़ने पर बाध्य होना पड़ता है। जब शाकाहारी भोजन उनको नहीं मिलता है तो वे क्या करते हैं? मछलियों का पकड़ते हैं, उन्हीं का भोजन करते हैं। भोजन एकत्र करने का कार्य महिलाएं करती हैं, परंतु कभी कभी पुरुष भी सहयोग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेरा चैनल है, आप सर्च करेंगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार के नाम से, तो वो आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी जो GS का पार्ट है तथा हिंदी है, सभी उसमें डिटेल में तथा उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी कराए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है। किसको? लौह इस्पात उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को, जलयान निर्माण उद्योग को, या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग को। तो ये किसको है, किसमें सहायक है? ये लौह इस्पात उद्योग में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड वेबर ने किया था।
उनका उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत 1909 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ था। ओबेरडेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्री ये नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये किस भाषा में थी? जर्मन भाषा में थी। ठीक है। इनका यह सिद्धांत ब्रिटेन के बदलते लोह इस्पात उद्योग को वर्णित करने में सहायक था। किसका? ये काय का सिद्धांत था? ये जो ब्रिटेन में लोह इस्पात उद्योग बदल रहा था उसको जो वर्णन कर रहा था सही से, वो था अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा व अटलांटा स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं ये आपके? दक्षिण कैरोलिना में, मैसाचुसेट्स में, या फिर उत्तरी कैरोलिना में, या फिर जॉर्जिया में। तो ये स्टेट आपके स्थित हैं जॉर्जिया में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सूती वस्त्र उद्योग प्रथम उद्योग है जो सूती वस्त्र का उद्योग माना जाता है। वो कैसा माना जाता है? प्रथम उद्योग माना जाता है जो कि आधुनिक कारखाना प्रणाली से प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के दो प्रमुख प्रदेश हैं। पहला कौन सा है? दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, एवं दूसरा है दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्लेसन प्रदेश में मध्य वर्जीनिया से लेकर के मध्य अल्बामा तक लंबी पेटी में उद्योगों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ से लेकर के? वर्जीनिया से लेकर के अल्बामा तक उद्योगों का विस्तार है, जिसमें जॉर्जिया में अगस्टा व अटलांटा दो प्रमुख सूती वस्त्र हैं। जॉर्जिया में कौन कौन सी हैं? अगस्टा है एवं अटलांटा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। कहाँ पे होती है ये? पाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्र में, या फिर भारत में। तो जो कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है वो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कपास की जो प्रति हेक्टेयर उपज है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक है, जबकि वर्तमान समय में ये टाइम कब का है? 2011 का है, ये याद रखिएगा। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले प्रथम 3 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में चीन आ जाएगा, चीन के बाद में तुर्की आ जाएगा। तो ये आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में तक निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन करता है? जल, खनिज तेल, कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस। तो जो आपका कोयला है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य रूप से कोयले की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? कोयले की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसीलिए कोयले की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किसी भी उद्योग के लिए मेन चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में सघन कॉफ़ी बागान को कहते हैं फजेंडा, ट्रेलिस, या फिर कोरल्स, या फिर एस्टोनियस। तो इसको जो ब्राज़ील में कॉफ़ी को कहा जाता है फेजेंडा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो ये जो आपका रिपीट हुआ था किसमें? 2013 वाले पेपर में भी। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीट हुए हैं, तो आप अगर PYQ सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए मिल ही जाते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहवा गर्म एवं नम जलवायु का पौधा है। तो कहवा कैसी जलवायु चाहिए? यहाँ पे गर्म और नम, उष्ण एवं आर्द्र चाहिए, तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह उगाया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तक चाहिए होता है। वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर चाहिए, तथा इसके लिए जो भूमि चाहिए ढलवा भूमि चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ढलान युक्त भूमि होनी चाहिए, जिसमें वर्षा का जल जमाव नहीं होता। वर्षा होनी चाहिए लेकिन जल का जमाव नहीं होना चाहिए, इस तरह की भूमि चाहिए। जो ब्राज़ील है विश्व का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। यहाँ इसके उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। जो इसका टेम्परेचर चाहिए, जल चाहिए, उसकी भूमि चाहिए, वो सब कैसा है? ब्राज़ील में कॉफ़ी जो कहवा है उसके लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ बड़े बड़े बागानों में कहवा के पौधे लगाए जाते हैं, जिसे कि फेजेंडा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? फेजेंडा नाम से इसको जानते हैं। यहाँ का सेंटास विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। तो ये आप बंदरगाह भी याद रखेंगे। सेंटास बंदरगाह है जो कि विश्व में सर्वाधिक कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है, जिसे कि कहवा पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको दिक्कत आती है, तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करेंगे। ठीक है।
चलिए देखते हैं, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोस्कीट पालन यानी कि जो रेशम उत्पादन है, बहुत विकसित है। कहाँ पे है ये? मानसून क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, या फिर पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो ये जो आपका सबसे ज़्यादा विकसित है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नामकरण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किया गया है। ये जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ पे पाया जाता है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? नींबू होता है, अंगूर होता है, संतरा है, जैतून है, अंजीर है, खुबानी, ये सब कैसे रसीले फल का यहाँ पे उत्पादन होता है। तथा यहाँ पे ओक, वालनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार, ये सब वृक्ष कैसे हैं? यहाँ पे प्रसिद्ध वृक्ष हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपने अंगूर उत्पादन एवं रेशम कीट पालन के लिए विख्यात है। यहाँ पे इसको एक नाम और बोला जाता है, खट्टे फलों की खेती के लिए भी इसको जाना जाता है। और जो जहाँ पे जो मदिरा बनती है, शराब बनती है, वो अंगूर से यानी फलों की शराब यहाँ पे फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? ये आपके स्टाम्प ने, विटलेसी ने, बेकर ने, या फिर बीबर ने। जो विटलेसी महोदय हैं, इन्होंने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में, जो 13 टोटल कितने थे? 13 कृषि प्रदेश थे, इसमें इन्होंने विभाजित किया हुआ था। देख लेते हैं इनके बारे में व्याख्या। 1936 का टाइम था जब डी विटलेसी जो थे, उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उनके अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं कैसे कैसे उन्होंने किया था। 5 प्रकार बताए थे जो सीमांकन किया था 5 तरह से। फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, कृषि उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी आदि के लिए जो विनियोग होता है, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढांचा, कृषि कार्य में सहायक यंत्र, उपकरण तथा आवास आदि के संबंधी उन्होंने दशाएं बताई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। तो जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन में भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी में, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1830 ईस्वी की स्थापना यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1830 में हुई थी। इसके संस्थापकों ने भूगोल को ज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मनोरंजक शाखा बताया। जो ये इसके जो संस्थापक थे, उन्होंने बताया कि जो भूगोल है ज्ञान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मनोरंजक शाखा है। इसमें विदेशी सदस्यों में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, इनके भी नाम इसे आते हैं ज्योग्राफिकल सोसाइटी में। सोसाइटी की सभ्यताओं में भौगोलिक विषयों पर पत्र पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? जो भौगोलिक विषय हैं उन पर पत्र पढ़े जाते हैं, जिसके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता था। क्या होता था? भौगोलिक ज्ञान का वहाँ पे प्रसार होता था, बढ़ाया जाता था उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी के साथ रेडजेल ने प्रमुख योगदान दिया था। किसमें? सांस्कृतिक भूगोल में, क्षेत्रीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में, या फिर राजनीतिक भूगोल में। तो जो आप जानते होंगे रेडजेल जो महोदय हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? राजनीतिक भूगोल से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेडजेल, जिनको कि राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल के साथ में पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में प्रमुख योगदान दिया। 2 रचनाएं उनकी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? एंथ्रोपोजोग्राफी तथा राजनीतिक भूगोल है। ये 2 उनकी पुस्तकें हैं या फिर रचनाएं, जो भी नाम आप बोलना चाहें वो हैं। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की हुई थी। राज्य की तुलना किससे की थी? जीव से की थी। उन्होंने राज्य एवं समाज की जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया था। किसको? राज्य एवं जो समाज का जीववादी सिद्धांत है उसको पुष्ट किया था। रेडजेल ने अपने मानव भूगोल एंथ्रोपोजोग्राफी के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी। किसकी की थी? डार्विन का जो विकासवाद है उसकी पुष्टि की थी। कौन से खंड में की थी? प्रथम खंड में। बुक कौन सी थी? एंथ्रोपोजोग्राफी या फिर मानव भूगोल में। इसके बाद में उन्होंने डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों का इतिहास का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही जो मानव समाज बनते हैं उसके इतिहास का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेस्टन जेम्स के, पीटर हैगेट के, विलियम बुंगी के, डेविड हार्वे के। तो ये किसने लिखी हुई है? डेविड हार्वे ने लिखी हुई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। और अन्य पुस्तक हैं जो डेविड हार्वे ने लिखी है, पीटर हैगेट ने लिखी है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की हो जाएगी। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी डेविड हार्वे ने लिखी हुई थी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये लिखी थी आपके पीटर हैगेट ने। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, ये भी किसने लिखी थी? पीटर हैगेट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ था, इसके जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या था? भौगोलिक विकास करना या फिर भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन या फिर भौगोलिक स्वतंत्रता। जो इसका सिद्धांत का मूल सिद्धांत है वो है इसका भौगोलिक विकास करना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलेंगे इसकी व्याख्या देख लेंगे। पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बहुत जो मूल भौगोलिक विकास पर आधारित है। किस पर है ये? भौगोलिक विकास पर आधारित है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि विश्व के सभी वस्तुएं परस्पर एक अटूट संबंध में बंधी हुई हैं। कैसी बंधी हुई हैं? एक अटूट संबंध में बंधी हुई हैं। जो सभी वस्तुएं हैं, आप अभी भी देख रहे होंगे कि हम सब किसी न किसी से, जो आप फूड चेन पढ़ते होंगे तो ये क्या है? एक बंधा हुआ है ना, हम लोग बंधे हुए हैं किसी न किसी से, कोई ना कोई हमारे ऊपर डिपेंड है। तो यही उन्होंने बताया था। उनमें कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है। कोई भी क्या है? स्वतंत्र इकाई नहीं है। इस सिद्धांत का प्रयोग हमबोल्ट, रिटर एवं रेटजेल ने किया था, जबकि बाइडल डी ला ब्लॉस ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचन किया था। किसने किया था व्याख्या और विवेचन? बाइडल डी ला ब्लॉस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, तो सेम क्वेश्चन आपको पिछले वाले में भी दिखा होगा, जो हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी था ये। जो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 है, पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर क्या? जीवन पाया जाता है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है एवं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके घूर्णन या फिर दैनिक गति के कारण दिन रात होती है। जो ये घूर्णन करती है या फिर जो दैनिक गति जो इसकी होती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 4.6 बिलियन है। 71% इस पर जल है, 29% यहाँ पर स्थल पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगर देखेंगे आप ऊपर से इसको तो इसमें जल ही जल दिखाई देगा, स्थल बहुत थोड़ा सा है, इसके कारण इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर तक तापमान की वृद्धि होती है? कहाँ तक होती है इसकी? 22, 23, 32 या फिर 40। तो इसका सही हो जाएगा 32 मीटर की गहराई तक तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान की वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तथा बढ़ती गहराई के साथ में तापमान की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होती जाएगी। जब आप नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रभावित हो सकती हैं? कौन सी लहरें चलती हैं कोर में? प्राथमिक लहरें, द्वितीयक, धरातलीय या फिर प्राथमिक व द्वितीय। जो कोर में जाती हैं आपकी प्राथमिक लहरें। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक लहरें ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं। इसी कारण जो प्राथमिक लहरें हैं यही कोर के मध्यस्थ क्षेत्र में प्रभावित हो सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस के माध्यम से गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। तो धरातलीय तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। जो क्या सरफेस वेव होती हैं वो सरफेस पर ही रह जाती हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी प्राथमिक लहरें हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं? कोर क्षेत्र तक जा सकती हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? कौन सी गहराई है इसमें? 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर की गहराई में आपको ठोस पदार्थ जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? तरल अवस्था में पहुँच जाते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में व्याख्या। मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपी तरंगों में क्या होती है? गति मंद हो जाती है। इस भाग को निम्न गतिक मंडल कहा जाता है या फिर इसको दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था में है।
इस भाग में ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तरल अवस्था में ये पहुंच जाते हैं, पिघले हुए अवस्था में पहुंच जाते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है, किसके बीच में है ये? सियाल व सीमा के, सियाल व अंतरम की सीमा के, मेंटल व अंतरम की सीमा के व उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मेंटल व अंतरतम की जो सीमा है उसके बीच की असंबद्धता जिसको भी जाना जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की सभी परतों के बीच एक असंबद्धता व्याप्त है जो सभी भाग को एक दूसरे भाग से अलग करती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी जो असंबद्धता है जिसको कि बोला जाता है कॉनरॉड असंबद्धता। भूपटल व मेंटल संबंधी असंबद्धता को मोहो असंबद्धता बोला जाता है, जो कि मोहरोविसिक या फिर मोहरोविकी का संबद्धता द्वारा अलग किया जाता है। बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल के बीच में रेपेटी पाई जाती है और मेंटल व एवं कोर के बीच में जो पाई जाती है आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। और बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के बीच में जो पाई जाने वाली घनत्व संबंधी है उसको बोलते हैं लेहमीन। ठीक है, तो जो आपके एक शॉर्ट फॉर्म बनती है इसकी कोमो एंड रे गुल। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, कोमो रेगुल के नाम से सभी असंबद्धताएं याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? कौन सा है वो? ग्रावेन है, होस्ट है, भ्रंशगाठी है, नापे है। तो जो भ्रंश द्वारा नहीं बनता वो बनता है आपका नापे। नापे किस तरह से बनता है? एक बलन के द्वारा बनता है, ये देख लेते हैं इसके बारे में। जो परिबलन मोड़ एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में पड़ी होती है, इस तरह से क्या होती है, इस तरह से ये बलन पड़ जाता है इन पे। तो क्या होती है, एक जो भुजा है दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में पड़ी होती है। जब अंतर्जात बल अधिक सक्रिय हो जाता है तो संपीड़न अधिक होने लगता है और परिबलन मोल की जो मोड़ होता है उसकी उल्टी हुई भुजा बहुत अधिक मुड़ जाती है। इस तरह से ये मुड़ जाती है, ये बोलना चाह रहा है। मुड़ जाती है तो बलन अपने अक्ष पर टूट जाता है और मोड़ का एक भाग खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाता है। इस दशा में जो निचली परतें ऊपर आ जाती हैं, यदि खिंचाव जारी रहे तो ऊपर वाली भुजा टूटकर दूर होने वाली भुजा के नीचे छेपित हो जाती है। जो ऊपर वाली भुजा होती है वो टूट जाती है तथा नीचे वो उनकी भुजा के नीचे छेपित हो जाती है जिनकी भुजा के सेलों के संबंध में नहीं होता है। इस प्रकार जो परिबलन की टूटी हुई भुजा दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसको ग्रीवाखंड या फिर नाफे का निर्माण कहा जाता है। कोई बलन है, इतना उसमें फॉल्ट हो रहा है, इतना वो बलित होता जा रहा है कि वो टूट कर एक दूसरे स्थान पर गिर जाता है तो दूसरी भुजा जो होती है उसके ऊपर गिर जाती है। इस तरह से जो वो खंड बनता है जिसको कि बोला जाता है ग्रीवाखंड या फिर नापे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती हैं? रवेदार कौन सी सेलें होती हैं आपकी? आग्नेय सेलें, अपसादी सेलें, कायांतरित सेलें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी आग्नेय सेलें हैं ये कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। आग्नेय सेलें में रवे पाए जाते हैं जिनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे तथा देर में ठंडा होने पर रवे कैसे बनते हैं? बड़े बन जाते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती। इस चट्टान पर अपरदन क्रिया कम होती है। इसमें जीवाश्म फोसिल नहीं पाए जाते हैं। चट्टान में खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन कायांतरित सेल का रूप नहीं है? संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट, बेसाल्ट। जो कायांतरित का रूप नहीं है वो हो जाएंगी आपकी बेसाल्ट चट्टान है, ये कायांतरित नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आता है जबकि अन्य सभी सेलों का निर्माण रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयले से ग्रेफाइट बन जाता है, शिस्ट से आपका फाइलाइट बनता है। ये सब किसका रूप हो जाएंगे? कायांतरित का या फिर रूपांतरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अवसादी सेलों का उदाहरण नहीं है? सेल है, चूना पत्थर है, कोयला है या फिर ग्रेबो है। तो जो आपका ग्रेबो है ये उदाहरण नहीं है किसका? अवसादी सेलों का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेबो जो है वो आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है जो रूपांतरण के फलस्वरूप सर्पेंटाइन में बदल जाता है। अवसादी सेलों का जो परिवर्तित रूप है उनको देख लेते हैं। बालू का पत्थर से जो परिवर्तन होता है क्वार्टजाइट में होता है। चूना पत्थर से संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। सेल से स्लेट बनता है। कोयला से ग्रेफाइट या फिर हीरा बनता है। बालू का पत्थर इससे बनता है क्वार्टजाइट एवं कॉन्ग्लोमरेट से इससे भी क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? बलन का, भ्रंशन का, संबलन का या फिर नापे का? तो ये जो रिफ्ट घाटी बनती है वो भ्रंशन के द्वारा बनती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या फिर भ्रंश कहते हैं। जर्मनी भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। कौन सी भाषा में ग्राबेन कहा जाता है इसको? जर्मन भाषा में। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर, कहाँ की घाटी देखी थी उन्होंने? पूर्वी अफ्रीका की। इसको देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? अरावली क्षेत्र में, सिंधु गंगा के मैदान में, या फिर हिमालय क्षेत्र में, या फिर समुद्र तटीय मैदान में? तो ये आते हैं आपके हिमालय जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। भारत में अधिकतम भूकंपीय तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाले जो क्षेत्र में अंतर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्य से, जिसमें आ जाते हैं आपके बिहार, नेपाल, समीपवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब, उनके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है, जहाँ पे कि क्या होता है 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की संख्या रहती है, जिनसे क्या होती है? जन धन की अपार हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? कौन सी पेटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट हुआ वो दिख गया। ये पाए जाते हैं आपकी परिप्रशांत मेखला या फिर परिप्रशांत जो महासागरीय पेटी है, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसको कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। परिप्रशांत में महासागरीय पेटी में संबंधित है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है। यह पेटी ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। विश्व की ज्वालामुखियों के लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचाप, समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इस मेखला में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, माउंट मेयान एवं पिनाटुबो, यूएसए का शास्ता रेनियर, हुड एवं मध्य अमेरिका का चिम्बाराजो आदि सम्मिलित किस्म किए जाते हैं। ये सब किस्में आते हैं आपके प्रशांत महासागर या फिर जो रिंग ऑफ फायर जो बनी हुई है, ये सब इसी में आ जाते हैं। ये क्या है? आपके ज्वालामुखी ही हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होती है, कौन सी होती है? विसुवियस, पिलियन, इस्तांबुल या फिर हवाई तुल्य। जो आपकी पिलियन तुल्य जलवायु ज्वालामुखी होती है ये सबसे विनाशकारी होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इससे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा एवं लसदार होता है। जो लावा कैसा होता है? इसका चिपा चिपा होता है एवं लसदार होता है। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी है। कैसा है? जो पश्चिमी द्वीप समूह में जाएंगे आप, मार्टिनिक द्वीप की जो पीली ज्वालामुखी है उसका लावा इसी टाइप का है। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख जो बेंट से भारी धमाके के साथ में होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, यथा हवाई तुल्य, इस्तांबुली तुल्य, पिलियन तुल्य तथा विसुवियस तुल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं। लहरदार जो आकृति बनती है आपकी इस तरीके से जो बनती है, ये ज्वालामुखी से बनती है। ये क्या पृथ्वी होती है उसके अंदरूनी भाग में बन जाती है। इसको बोला जाता है फेकोलित। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये आपके दी गई है आकृति। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो उसे फेकोलित कहा जाता है। मोड़ों की अपनति एंटीक्लाइन एवं अभिनति सिंक्लाइन में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है। ये बन गया आपका क्या? फेकोलित। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपवर्तन चक्र के संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला था, किसने डाला था? सबसे पहले जो प्रकाश डाला था डेविस महोदय ने। इन्होंने ही अपवर्तन चक्र की संकल्पना दी थी 1899 में। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। इसी आधार पर डेविस महोदय ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल है। इसको बोला जाता है ट्रायो ऑफ डेविस या फिर डेविस का त्रिकूट के नाम से इसको जानते हैं, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंक के अनुसार अपवर्तन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? पेनीप्लेन, पानप्लेन,
प्लेन या फिर इनरप्ट जो कहा था पेंक ने अंतिम अवस्था को इनरप्ट के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेंक ने अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पेंक के अनुसार भूदृश्य का निर्माण उत्थान की दर एवं कटाव की दर से निर्धारित होती है। जो भूदृश्य का निर्माण है वो उसमें क्या होता है, उत्थान की दर एवं कटाव की दर निर्धारित होती है। पेंक ने अपरदन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृति विहीन मैदान की कल्पना की, जिसे उन्होंने प्राइमरम्प कहा। क्या बोला था उन्होंने? प्राइमरम्प कहा। और अंत में जो मैदान बनता है उसे पेंक ने इनरम्प कहा। क्या बोला था उन्होंने? जो आकृति विहीन मैदान है उसको तो उन्होंने प्राइमरम्प कहा था, और जो अंतिम बनता है मैदान उसको उन्होंने इनरम्प कहा था, जो डेविस के पेनीप्लेन के समरूप था। यानी कि डेविस ने उसका नाम इनरम्प का नाम क्या दिया था? पेनीप्लेन, या फिर पेनीप्लेन का जो नाम पेंक ने दिया था वो इनरम्प दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी का डेल्टा पूछा है इसमें। किस प्रकार का डेल्टा नील नदी का है? तो ये चापाकार डेल्टा नील नदी का पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब नदी की जो मुख्य धारा होती है द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर संकरे रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि कौन कौन सी नील जो नदी हैं जिनका चापाकार डेल्टा बनता है, तो वो हो जाएंगे आपकी नील हो जाएगी, राइन हो जाएगी, हांगो, इरावदी, बोलगा, डैन्यू नदी, सिंध नदी, गंगा है। इन सभी का जो डेल्टा कैसा है वो चापाकार डेल्टा है। चापाकार डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। कहाँ पे होता है इनका? अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में इनका निर्माण होता है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी कभी कभी नीचे बहती है, उसको कहते हैं, जो बहती है आपकी मिस्ट्रल हवा है ये कैसी है? आपकी ठंडी है और स्थानीय हवा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी इसको शेयर करें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।